वोटर तो देखो जी 5 किलो राशन में, 2 किलो दाल में और 1 लीटर तेल में मगन है। उनको कोई मतलब नहीं है। जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। डर मार के पड़ा है समाज, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। वो तो यही है ना प्रजापति जी, आप मास्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी बार सरकार हरियाणा में बन जाती है। उधर रोजगार का मामला तेजस्वी ने उठाया था, फिर से सरकार एनडीए की बन जाती है। लेकिन आप कितना ही प्रयास अरे सुनिए, लोगों को तुरंत लिपेड़ा दिखना चाहिए। लोग तुरंत लिपे में बैठे आगे जो 10 किलो कहने चलो सब कुछ दिलाएंगे, ओढ़े नहीं जाएंगे, लेकिन ओढ़े पड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अब चुनाव आचार संहिता लागू होगी, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद में 10-10 हजार रुपए खाते में डालना घुस नहीं है क्या? ये 1.5 करोड़ महिलाओं को घुस नहीं देगी क्या? धर्म पे, जाति पे, इलाके पे, मजहब पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे लड़ाते हैं, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं लड़ाते? आप समझ गए, लेकिन बिहार की पब्लिक क्यों नहीं समझ पाई ये बात? भाई पब्लिक का मैं बता रहा हूँ कि आम आदमी ने भूखे न बेचारे ने भूखे भजन ना हो, गोपाला पकड़ तेरी कंठी मारा, उनने तो 2 रोटी की भूख है। वो अंग्रेजों वाली नीति है इनकी कि भाई भूखे ना इतना तो माला माल खुआओ ना कि खागड़ हो जाए, इतना खुआ दो कि ये भूखे मरे जर मारे गए चाले जर गिड़गिड़ाए जाए। वो हालत 5 किलो दाने क्या है? रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं, अधिकार नहीं, कुछ नहीं, हमारी रक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, केवल 5 किलो दानों बेवकूफ बना रखे है। और जनता बेचारी भूखी जो है ना, मजबूरी में जो है वो उस पर खुश हो रही है। बैकवर्ड क्लासेस के जो बुद्धिजीवी लोग इस प्रदेश के हैं, उनको बुला करके विचार विमर्श करना है कि ये लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, ये बैकवर्ड को कुछ देना नहीं चाहती, उनसे सिर्फ वोट लेना चाहती है, वोट लेकर के राज करना चाहती है। अगर ये सोच हमारे जितने भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनमें जब पैदा होगी कि आज हमें भागीदारी नहीं हिस्सेदारी की बात करनी है। आज रिजर्वेशन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं उनमें लागू हो गया, केंद्र में लागू है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज तक भी अधूरा है। ये सब सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस जो जागरूक नहीं है उसी का परिणाम है। तो आज हमने इसीलिए कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश भर से चुनिंदा लोग बुलाए हैं ताकि उनको हम ये बता सकें और वो लोगों को बीच में जा कर के इस बैकवर्ड क्लासेस को जागृत करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा विरोधी है हम उसके विरोधी होंगे। यही पाठ हम लोगों ने पढ़ाना है। आपने एक बात कही कि आपको हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी नहीं, लेकिन भागीदारी देने में तो सरकार ने कसर नहीं छोड़ी। जब बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बना दिया, कैबिनेट रैंक के मंत्री बैकवर्ड से बना दिए, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही? देखिए, ये बात, आप पत्रकार हैं। ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है कबीर छात्रावास के अंदर, और जहां पर ओबीसी समाज के बुद्धिजीवी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये किया जा रहा है, एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जाखड़ जी हैं, पूर्व में चेयरमैन है। हमारे साथ और भी ओबीसी समाज के वरिष्ठ यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए, समाज सेवा से जुड़े हुए और व्यापार से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो ये मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा सर, जो ओबीसी ब्रिगेड का ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मतलब इस तरह के सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं, आज कबीर छात्रावास के अंदर जो ये हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद जी। पहले तो मैं चुप्पी तोड़ो के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज इस कबीर छात्रावास में ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हमारे पिछड़े वर्ग की जो मांगें हैं पूर्णतया अभी तक पूरी लागू नहीं की गई हैं, जिसमें मुख्य मांग है हमारी 27% आरक्षण की, जो कि क्लास 1-2 में कभी भी पूरा नहीं किया गया है। अभी भी 12% जो है ना वो हमारा अधूरा है। इसी प्रकार राजनीति में जो हमारी हिस्सेदारी है वो अभी 8% दे करके 8% का झुंझुना पकड़ा दिया गया है, जबकि पहले ही 8% वैसे ही बन जाया करते थे लोकल बॉडीज़ में और पंचायत में। तो वो भी हमारी मांग है कि हमारा वो पूरा किया जाए। इसके अलावा जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, जैसे एससी को दी जाती है वैसे ही बीसी को भी बच्चों को वो सारी दी जाए। और भी हमारे समाज की ये जो विस्तृत मांगे हैं हम लोग यहाँ पे वो प्रदर्शित कर रखी हैं। जी, तो आप डॉक्टर राजेंद्र साहब, चलो प्रधान जी नमस्कार, अपना इंट्रोडक्शन देना एक बार। मेरा नाम राजेंद्र तंवर है, मैं ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। जी, मेरा सवाल यही है, जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है या फिर अलग अलग दलों के, चाहे इस समाज से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर आज एकत्रित हो रहे हैं? ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ना हम किसी पार्टी के विरोधी और ना हम किसी पार्टी के समर्थक। हम तो अपने जो डिमांड है पिछड़ा वर्ग की, उनको लेकर के आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है जो आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पिछड़ों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो बैकवर्ड क्लास है उसको मिलना चाहिए, उसको लेकर के सरकार गंभीर है, तो सुनवाई करेगी? सरकार अगर गंभीर होती तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ये आंदोलन करने की। सरकार गंभीर नहीं है, हम काफ़ी बार सरकार से मिल चुके हैं इस बारे में, लेकिन और उन्होंने इलेक्शन से पहले गुड़गांव के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी बैकवर्ड क्लास की, नायब सिंह सैनी ने, और उसमें हमारे आदरणीय वो गृह मंत्री जो अमित शाह वो मौजूद थे। उन्होंने उस टाइम कहा था कि आप मेरी सरकार बनवाओ, मैं पहले कलम से आपका ये आरक्षण कर दूँगा, लेकिन आज 7 साल के बाद भी उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं किया। जी, रणोजी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप चेयरमैन भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब 1.5 साल बीतने के बाद भी आरक्षण लागू नहीं किया, जबकि हरियाणा में मुख्यमंत्री बैकवर्ड से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो भी बैकवर्ड से आते हैं, उसके बावजूद डिले क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि आज जिस प्रकार से हमने
बैकवर्ड क्लासेस के जो बुद्धिजीवी लोग इस प्रदेश के हैं उनको बुला करके विचार विमर्श करना है कि ये लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, ये बैकवर्ड को कुछ देना नहीं चाहती, उनसे सिर्फ वोट लेना चाहती है, वोट लेकर के राज करना चाहती है। अगर ये सोच हमारे जितने भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनमें जब पैदा होगी कि आज हमें भागीदारी नहीं हिस्सेदारी की बात करनी है। आज रिजर्वेशन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं उनमें लागू हो गया, केंद्र में लागू है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज तक भी अधूरा है। ये सब सिर्फ अब बैकवर्ड क्लासेस जो जागरूक नहीं है उसी का परिणाम है। तो आज हमने इसीलिए कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश भर से चुनिंदा लोग बुलाए हैं ताकि उनको हम ये बता सकें और वो लोगों को बीच में जा कर के इस बैकवर्ड क्लासेस को जागृत करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा विरोधी है हम उसके विरोधी होंगे। यही पाठ हम लोगों ने पढ़ाना है। आपने एक बात कही कि आपको हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी नहीं, लेकिन भागीदारी देने में तो सरकार ने कसर नहीं छोड़ी। जब बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बना दिया, कैबिनेट रैंक के मंत्री बैकवर्ड से बना दिए, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही? देखिए, ये बात, आप पत्रकार हैं, अभी पीछे भाई पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड किया था और उसके बाद में केंद्र में आज मंत्री हैं और एनडीए का घटक दल है। अठावले जी जब आए थे तो वो हरियाणा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते जब रिटर्न में है। और उनके साथ संदीप वाल्मीकि जो पूर्व मंत्री दिल्ली से हैं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने कहा कि भाई इनको सस्पेंड करिए, तो उसमें खुल्लर साहब का स्पष्ट कहना था कि आप इनको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री डम्मी है। ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो अभय चौटाला जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री डमी है, लेकिन जहाँ तक उनके कार्यकाल की बात है, वो एमपी भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और दूसरी बार सीएम बने, एक बार 6 महीने के लिए बने, फिर सीएम बने। तो डमी किस प्रकार से आप कह रहे हैं उनको? देखिए, इस प्रदेश में नायब सैनी जी ने जब इस प्रकार से, राजेंद्र तंवर जी हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ओबीसी मोर्चा बैकवर्ड क्लास, मतलब इसका भारतीय जनता पार्टी का, और जिसमें चीफ गेस्ट गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी थे, वहाँ पर नायब सैनी जी ने खुद ऐलान किया था कि आप मेरी सरकार बना दीजिए, पहली कलम से मैं क्लास फर्स्ट और क्लास 2 की नौकरियाँ हैं उसमें 27% आरक्षण दूंगा। परंतु आज 1 साल के बाद हमें बीड़ा उठाना पड़ा कि वो सिर्फ चुनाव के वक्त कहते हैं, करते कुछ नहीं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि उनको ऊपर से आदेश नहीं है। वो तो किसी के चलाने से चलते हैं ना। अगर उनकी कई भी बात पर वो खरा उतरते तो उसी टाइम लागू कर देना चाहिए था। तो इसलिए मैं ये स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो डम्मी है। जी, जैसे मेमोरेंडम कोई आप दोबारा लेकर के गए हो, मान लो 1.5 साल बीत गया, उनको उनके संज्ञान में मामला, कई बार मुख्यमंत्री नहीं आता, दोबारा कोई आप मांग पत्र लेकर के गए, उनको मेमोरेंडम भेजा आपने दोबारा? सर, हमने मेमोरेंडम भेजा था और उसके बाद उन्होंने 20 अगस्त को कबीर कुटिया में मीटिंग बुलाई थी बैकवर्ड क्लास के लोगों की, जिसमें करीब 4000 के करीब आदमी थे, वहाँ पहुँचे पूरा हरियाणा से, और ये कह करके बुलाई थी कि मैं आपका क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण पूरा करूँगा। वहाँ पर जो इसके ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी थे, रामचंद्र जांगड़ा था, उसकी मिसिस थी, सुमन सैनी थी, गंगवा था, उन्होंने सब ने ये कहा कि भैया आप इसको लागू करो, आज पूरा परिवार बैठा हुआ है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार का कोई हामी इस बारे में नहीं भरी। चलिए, एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ बैकवर्ड समाज का है कि जो पात्र हैं उनको तो मिल नहीं रहा और अपात्रों को दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी खनन के उस मांग पत्र की। तो ये किसकी रिकमेंडेशन पर ये उन लोगों का नाम आ रहा है जो इस तरह से, यानी कि उनके पास धन की भी कमी नहीं है, उनके पास ज़मीन भी है, ज़मींदार भी हैं, उसके बावजूद उनको पत्र दे दिए, लेकिन जो वाकई में जो एलिजिबल थे उनको मिले ही नहीं मांग पत्र। ये 2 महीने बीत गए हैं, क्योंकि ये मुझे याद है भिवानी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए थे मुख्यमंत्री जी ने। ये कैसे हुआ? देखिए, मैंने अभी भी कहा, ये सरकार कौन चला रहा है, किसके इशारे पर चल रही है। जो पात्रता प्रमाण पत्र कुम्हारों को दिए हैं वो अपात्र लोगों को दिए हैं। जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, जो गजटेड अफसर लगे हुए हैं, उनको दी है। तो ये तो एक सरकार ने भ्रमित करने के लिए, और इसके पीछे का हेतु क्या है ये तो सरकार या सरकार में बैठे आदमी बता सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये 99.9% एक कुमार समाज को बहकाने का और आपसरी में लड़वाने का काम इस सरकार ने किया है। कम से कम 200-250 गांव ऐसे हैं जहाँ के 23,811 लोग हैं जो पात्र हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है, अपात्रों का नाम है। कैसे पॉसिबल हो रहा है सर ये? राजनेताओं ने अपने चहेतों को, जो कि जैसे पात्र या पात्र की बात कर रहे हैं, राजनेताओं ने अपने जो चाहते हैं, जो अपात्र हैं, उनको आगे रख के सिफारिश के आधार पर उन पे चेहरे दे के उनके नाम के डाल दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। जो सही पात्र हैं उनको मिलना चाहिए, ये लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें सरकारी नौकरियों से, तो बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी, जो पर्ची लेके जाते थे अब तो हम कंपटीशन के आधार पे, यानी मेरिट में जो आता है उनको ही नौकरी मिलती है। लेकिन यहाँ तो डीमेरिट्स वालों को मांग पत्र दिए जा रहे हैं मिट्टी खनन के। आप लोगों को भली प्रकार से पता है,
खर्ची और पर्ची बंद होती तो HPSC के ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में करोड़ों रुपए कैसे मिलते? वो खर्ची के हैं या पर्ची के हैं, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। SSC का पूरा चेयरमैन समेत 7 आदमियों को सस्पेंड करने का काम किया इसी सरकार ने किया। अगर खर्ची और पर्ची बंद होती तो ऐसी नौबत क्यों आती? यानी पूरी तरह से ऑनेस्टी से काम अभी भी सरकार में नहीं हो रहा है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, आप इकट्ठे हो ही गए हैं। एक XCN है हेमंत कुमार, उनकी प्रमोशन के लिए फाइल दी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी ने। हालांकि आरोप अभी लग रहे हैं, इनकी पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले को अगर आप जानते हैं तो किस तरह से देखते हैं? एक XCN जिसके ऊपर 32 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप था, ना तो वो चार्जशीट हुआ बल्कि उसकी प्रमोशन की फाइल टेलीफोनिक वे से भेजी गई रणबीर गंगवा द्वारा। मैंने अभी आपको इसका पूरा उदाहरण छोटी सी बात में दे दिया कि अगर खर्ची और पर्ची, आज सरकार सरेआम कहती है कि हमने खर्ची भी बंद कर दी, पर्ची बंद कर दी, तो सीधा सा सवाल है सरकार से, HPSC के ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिलना, SSC के चेयरमैन समेत स्टाफ को सस्पेंड करना, वो किसके तहत हुआ? अगर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था तो सस्पेंड क्यों किया गया, क्यों जेल भेजे गए? ये तो इसीलिए चाहे एक्शन का मैटर हो, चाहे किसी अधिकारी का मैटर हो, चाहे कर्मचारी का मैटर हो, सारा सेम है। चलिए, जो आज का सम्मेलन है इससे कितना कुछ लगता है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितना प्रेशर आएगा और क्या OBC समाज को ये मिल जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मिल जाएगा आरक्षण? हम लेके रहेंगे, चाहे कितना ही संघर्ष हमें करना पड़े, हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर ये 1993 में लागू जाता तो आज हमारे लाखों बच्चे अधिकारी बने गए होते। तो इस सम्मेलन की नौबत ना आती? हाँ, इस सम्मेलन की नौबत ना आती। और जहाँ तक आपने मिट्टी का सवाल किया ना सर, किसी गाँव में अगर 1 इंच ज़मीन भी किसी कुम्हार को मिली हो तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये ज़मीन 1984 में भजनलाल नेहरू सरकार ने दी थी, सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और अपना काम करने के लिए। उसका जो मालिकाना हक था वो पंचायत के नाम रहता। उसके बाद 2002 में यही ज़मीन हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी। उसके बाद 2009 में इसी ज़मीन की उसने हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी, चौटाला साहब ने घोषणा कर दी, और इसी ज़मीन की अब इन्होंने घोषणा कर दी। एक जो सारी ज़मीन में कब्जे हुए हैं। तंवर साहब, मिली किसी को नहीं, सिर्फ कागजों में चल रहा है, कब्जे हुए हैं। कुछ नहीं, किसी को नहीं मिली। अगर किसी में मिली हो 1 इंच ज़मीन तो मेरे को बताओ ना, मैं गवाह हूँ इस बात का। मैं सारे गाँवों में गया हूँ, 1 इंच ज़मीन किसी को नहीं मिली आज तक। जी, मैं मास्टर देशराज प्रजापति और पिछले लोकसभा चुनाव हिसार से लड़ा और OBC ब्रिगेड का पदाधिकारी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे ज़्यादा श्रेय लेती है ना जिस मुद्दे पर, उसकी घोर आलोचना करता हूँ और सबूत दे रहा हूँ कि वो कहते हैं बगैर खर्ची पर्ची के हम कर रहे हैं। देखिए, पहले नंबर तो 1990 में हरियाणा की आबादी 1.5 करोड़ थी और आज हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है, यानी आबादी 2 गुना बढ़ी है, जबकि रोजगार 2 लाख थे, यानी सरकारी नौकरियां केवल 2 लाख थी 90 में, और आज 2025 में आबादी दुनिया लेकिन नौकरियां वही 2000 है, यानी नौकरियां सृजन ही नहीं है। नौकरियों का जो है उनका निजीकरण है भाई, निजीकरण करते जा रहे हैं। सब का सरकारी महकमों का निजीकरण दिया। लाखों लोग जो रोजगार मजदूर काम करते हैं आज मशीनी युग आके निजीकरण करके जो ये सरकार है ना, सुनिए, धर्म कर्म तो धंधा है इनका, धर्म तो केवल धंधा है इनका, कर्म कांड फंदा है इनका। आप हक हकूक अधिकार में समानता की बात करोगे, मनवादी एजेंडा है इनका। अरे भैया, आप एक बात बताइए, जो लोग PhD है, MSc MPhil है, बड़े बड़े लोग बेचारे गरीब लोग जो है ना, उनके बच्चों को पढ़ा के करवा दिया और उनको केवल चपरासी की नौकरियां दे रहे हैं। 20,000 नौकरी 4th क्लास की निकाल भी दी, उसमें हमारे बच्चे भूखे। मेरा लड़का अगर PhD और वो D ग्रुप का एग्जाम पास कर देता है, वो कहता है पापा मैं तो नहीं लगूंगा, मैं मरूंगा थप्पड़ लग जाए। नहीं, DC इतना कोई लाभ है कोई नहीं, भूखे मर जाएंगे लाख, यानी गरीब आदमी तो लग जाता है 4th क्लास, और अमीरों के बाद में D ग्रुप के बच्चों को अपने लगाते। कहाँ की वो न्याय है? इसलिए जीत रहे। कंक्लूजन करेंगे जाखड़ साहब, अब क्या लग रहा है, इतनी क्रांति के बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे, वोटर समझ नहीं पा रहे? जिस प्रकार से अभी मास्टर जी बता रहे थे कि 5 किलो राशन को लेकर के और 10,000 रुपये प्रति घर वहाँ जो दिए हैं, उस वजह से सरकार जो है वहाँ पर बन गई है। वोटर तो देखो जी, 5 किलो राशन में, 2 किलो दाल में और 1 लीटर तेल में मगन है। उनको कोई मतलब नहीं है। जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। दड़ मार के पड़ा है समाज, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। वो तो कहते हैं ये सम्मान, किसान सम्मान राशि 2-2 हज़ार रुपये हमारे 6 महीने आ जाते हैं, हमें क्या मतलब, हमसे तो बोला उनसे तो बढ़िया कोई भी नहीं है हमारा। और वो लोग इन लोगों को सारों को धर्म में उलझाए हुए हैं। बस हिंदू राष्ट्र बना दो। एक वो पाखंडी बाबा जो ना लगा हुआ है, बोला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे किस बात का तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? आज कहते हैं कि भाई खतरा है तुम्हें, किस चीज़ का खतरा है? हिंदू देश को, हिंदू धर्म को कहाँ से खतरा हो गया? उसी में बुलझा रखा है सारा देश को, और सारे देश यात्राओं पर लगा रखा है, अपनी सुध लेने नहीं देते अधिकारों की। भारतीय जनता पार्टी तो पूरा डिफेंड करती है उन बाबा का जिनका आप नाम ले रहे हैं। हालांकि हिंदू राष्ट्र का वो जरूर बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, वो तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि यहाँ तो हर समाज का आदमी रह सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। धर्मनिरपेक्ष ढांचे को हटाने के लिए ही संविधान में बदलाव करने की साजिश रची जा रही है। जो संविधान में लिखा हुआ है, सेक्युलर वर्ड जो लिखा हुआ है, वो सेक्युलर वर्ड ही हटाने की साजिश कर रही है, ताकि हम जो है ना एक ही धर्म जो है ना अपनाएं और उसी धर्म में शोषित करते रहें। अब हिंदू धर्म में इस OBC समाज की और शूद्र समाज, उसकी क्या हैसियत है आप खुद जान सकते हैं। एक दलित समाज का बच्चा सब्जी बेचने के लिए ठाकुरों की बस्ती में चला गया यूपी में, तो जाति पूछ करके बोला तुम कौन हो? बोला जाटव है। तो बोला यहाँ सब्जी कैसे? डंडे मारे हैं, उसको पीटा है। ये
सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, आप चीफ जस्टिस बन जाओ तो भी आपको न्याय नहीं है। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र में तो फिर हम यानी आपका कहने का तरीका है डेमोक्रेसी को खत्म करके ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है ये देश, यानी एक तंत्र बनाया जा रहा है। निस्संदेह इसमें सारी सामाजिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, चीफ जस्टिस इवन न्यायालय को भी खत्म किया जा रहा है। अभी पीछे एक रमणा साहब की वो आई है, बाइट आई है, भाई हमारे परिवार की महिलाओं के ऊपर बोला ईडी सीबीआई वगैरह वो छापे मार दिए। मतलब एक सीजीआई की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो निष्पक्ष होकर के सत्ता के खिलाफ जो है ना कोई फैसला ले ले। तो जब ऐसे उसमें है, अब चाहे सीजीआई साहब ने माफ़ कर दिया उनको, लेकिन केंद्र में सरकार तो मोदी जी की थी, दिल्ली में सरकार जो है ना बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। अब बीजेपी वालों ने क्या किया, वो जिसने जूते के बारे में लिखा गया सोशल मीडिया पे जो बकवास कर रहे हैं उसको छुड़वाने के लिए उसका बीजेपी का जो है ना वो जिलाध्यक्ष आया था साथ में, इनके मंत्री तक आते हैं छुड़वाने के लिए। तो आप देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं आप? तो यहाँ अधिकारों की बात तो अपने समाज को कोई होने नहीं देते, अधिकार तो आपके छीने जा रहे हैं, हर तरह से काटे जा रहे हैं। आपका जो ना, आप क्या समझते हो कि यहाँ अब जो है ना हरियाणा में एससीबीसी कल्याण निगम है जो आपके छात्रों को छात्रवृत्ति आने देगा? बिल्कुल नहीं। खट्टर साहब ने उसमें सारे शामिल कर दिए हैं, जनरल भी शामिल कर दिया है। अब बोले गरीब तो क्या जनरल में नहीं है, लेकिन गरीब के साथ अत्याचार जो है ना जाति देख करके होता है, ना कि आर्थिक सहयोग देख करके होता है। एक यदि पंडित जी चाय बना रहा है उसको तो पंडित जी बोलेंगे, लेकिन यदि दूसरा है तो उसको तो जाति के हिसाब से बोलेंगे ना। तो इसका हल क्या होगा जाकर साहब? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ ना, एट द एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा? जब मुख्यमंत्री इस सूबे को बैकवर्ड से मिल गया है, कैबिनेट दर्जे का रैंक यहाँ पर एक मंत्री जी को मिल गया है, उसके बावजूद बैकवर्ड क्लास संतुष्ट नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। हम अपने समाज के जी ऐसा है, ये हैं पॉलिटिकल बातें। हम जो आज इकट्ठा हुए हैं वो हमारे समाज के लिए इकट्ठा हुए हैं। पॉलिटिक्स तो जरूरी है ना, पॉलिटिक्स से सब कुछ चलता है, विधेयक वहाँ बनते हैं। लेकिन आज हम पॉलिटिक्स डिस्कस करने नहीं आए हैं। हमारे लिए दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी ऐसी है, हमारे को कुछ नहीं देती, और बीजेपी भी हमारे को कुछ नहीं देती। हमारे को कांग्रेस ने कितने साल, 50 साल राज किया, क्या दिया हमें बताओ? कभी 2% आरक्षण, कभी 5% दे दिया, फिर 10% कर दिया। ये कोई तरीका है? वीपी सिंह ने 27% लागू किया, उसके बाद भी कांग्रेस ने नहीं लागू किया। उसके बाद भाजपा आई, उसके बाद चौटाला गवर्नमेंट आई, उन्होंने लागू किया। तो करते तो कुछ नहीं, हम तो हमारी डिमांड के लिए इकट्ठे हुए, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब आप नहीं। कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये भी तो उन पॉलिटिक्स के नुमाइंदों को ही तो आप सुनाने के लिए इकट्ठे हुए ना। आफ्टर ऑल जो 27% आरक्षण आपको मिलेगा वहीं तो विधेयक पारित होगा विधानसभा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सारी बात है, विधेयक तो पार हो चुका है, तो हम सोच ही नहीं सकते। विधेयक सब पारित हो चुका है, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। ये जानबूझ के नहीं देते बैकवर्ड क्लास के, क्योंकि हम बोलते नहीं, हम किसी के सामने अपनी बात ही नहीं रखते। आज देख लो आप, मतलब यहाँ पे सब भर जाना था, लेकिन लोग नहीं चलते हैं, नहीं आते, उनको समझ ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं है। तो हमारा मकसद ये है, हमारा पॉलिटिक्स डिस्कस करना, बीजेपी को करना या कांग्रेस को करना, वो मकसद नहीं है हमारा। सिर्फ एक मकसद है, भाई हमारे को हक दी जाए 27% आरक्षण। जैसे हक मिलेगा तो सत्ता से ही, हक मिलना तो सत्ता से है। जी सर, आपका इंट्रोडक्शन प्लीज। हाँ, मैं सुरेंद्र रोहिला, एडवोकेट, मुख्य महासचिव ओबीसी ब्रिगेड। डॉक्टर बागुरिया साहब कह रहे थे भाई पॉलिटिकल बातें नहीं हो, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेरी समझ है, हालांकि आप बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो काम यहाँ पर आप करने आए हैं, यानी जगाने आए हैं अपने समाज को और बात रखने आए हैं सरकार के सामने, सत्ता पक्ष के सामने। अब है तो कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स से ही पूरा देश चल रहा है और पॉलिटिक्स के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है वो पिछड़े वर्ग के नाम पर पिछड़े वर्ग को बहका करके उनके वोट ले करके और पिछड़े वर्ग का ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरी तो इतनी भी पावर नहीं कि मैं एक चपरासी को भी ट्रांसफ़र कर सकूँ। मुख्यमंत्री वाल्मीकि जी ने कहा था, देखिए हम आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते, खुद मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था, नहीं बोला था, ये वाल्मीकि जी का इंटरव्यू मैंने भी सुना था, वो वाई पूरन कुमार की कोठी के बाहर कहा था, खुल्लर साहब खड़े हुए थे, ये मैंने भी सुना था। हाँ जी, उन्होंने कहा था और ये अखबारों में, सोशल मीडिया में बहुत प्रचारित हुआ। तो इससे साबित होता है कि ये चेहरा बैकवर्ड का सामने करके और पब्लिक के वोट लेने के लिए इस तरह का काम करते हैं। लेकिन अब जो मैं बात बता रहा हूँ ओबीसी ब्रिगेड की, ओबीसी ब्रिगेड पूरे हरियाणा में ओबीसी समाज को जागृत कर रही है। आने वाले टाइम में हम 10 लाख मेंबर यहाँ से बनाने वाले हैं ओबीसी ब्रिगेड के, और 45% ओबीसी समाज है। और इस समाज का बेवकूफ़ बना करके कोई भी पार्टी वोट ना ले जाए, हम इस दिशा में कार्यरत हैं। चलिए, ये ब्रिगेड वैसे काम तो नहीं करेगी जैसे वो जयप्रकाश जी ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी। देखिए, हमारी जो ब्रिगेड है सिर्फ ओबीसी समाज के हितों के लिए काम करेगी। ठीक है जी जी। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर है। ये जो आप बार बार कह रहे हो कि सैनी जी मुख्यमंत्री बना दिए, गंगवा जी मंत्री बना दिए, आप सही कह रहे हैं। ये हमारी जात के जरूर हैं, हमारी जमात के नहीं है। ये आप नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि ये एक चेहरा दिखा करके कि बैकवर्ड का हमने मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। ये कठपुतली हैं जिनके धागे तो पीछे से कोई और हिलाता है, और समाज में आगे ये दिखा करके जो है वो वोट देने के लिए किया जाता है। अभी कुछ महीनों के बाद इनको भी बदलेंगे, कोई और नया चेहरा ला करके किसी और समाज को आगे लाएंगे। बड़ी बात कह दी भाई, ये जो मुख्यमंत्री इनको भी बदला जाएगा। फिलहाल करण सिंह रानौलिया की अध्यक्षता में यहाँ पर कबीर छात्रावास के अंदर एक ब्रिगेड तैयार हो रही है, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 99%, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज को जागरूक करना। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप भी अपने सुझाव, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इस प्रकार के जो सम्मेलन करने से बैकवर्ड समाज जागेगा? क्योंकि समय समय पर इस प्रकार के सम्मेलन होते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।